नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं विद्या राझा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक वीडियो पर विवाद हो गया है। वीडियो में दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। 2012 के इस वीडियो में दिग्विजय सिंह विवादों में घिरे जाकिर नाइक की तारीफ करते दिख रहे हैं। साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। बीजेपी ने दिग्विजय पर निशाना साधा। दिग्विजय ने सफाई भी दी। आतंकवाद के खिलाफ कोई गंभीर आवाज नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी हमदर्दी दिखाती है आतंकवादियों के साथ। I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. जाकिर नाइक के मंच पर दिग्विजय की मौजूदगी का वीडियो पीस टीवी पर दिखाया जा चुका है। दिग्विजय सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पहले भी दिग्विजय सिंह विवादों में रह चुके हैं। आतंकियों के नायक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश लौटते ही एनआईए जाकिर नाइक से पूछताछ कर सकती है। एनआईए और आईबी ने जाकिर नाइक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मुंबई में नाइक के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस जाकिर की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। मुंबई में आज ईद की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों ने नाइक के खिलाफ प्रदर्शन कर बैन लगाने की मांग की। उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहा है बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। देखिए, अगर कोई जांच की जरूरत है तो जांच अवश्य की जानी चाहिए। जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के पीस टीवी का अवैध टेलीकास्ट रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई केबल ऑपरेटर्स इस चैनल को बगैर लाइसेंस के दिखा रहे हैं। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। अपने भाषणों में जाकिर ने कहा था कि वो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। इस्लामिक स्टेट हैदराबाद मॉड्यूल के आतंकी ने भी खुद को जाकिर नाइक से प्रभावित बताया था। और इस तरह की भी खबरें हैं कि विरोध और विवाद के बीच जाकिर नाइक 12 जुलाई को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने का दावा कर रहा है। बांग्लादेश के किशोरगंज में आज ईद की नमाज के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। 4 लोगों की मौत हो गई, इनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल। स्थानीय समय के मुताबिक धमाका सुबह 9:30 बजे हुआ। शोलकिया इलाके के एक स्कूल में बनाई गई ईदगाह के गेट पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके के फौरन बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। ब्लास्ट में 8 से 9 लोग घायल भी हुए हैं। धमाके के वक्त ईदगाह में करीब 3 लाख लोग मौजूद थे। ये लोग नमाज ना पढ़कर पुलिस पर, बेकसूरों पर हमला करते हैं। वो कभी इस्लाम को मानने वाले हो ही नहीं सकते। ये लोग आतंकी हैं। इनका कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं। भारत ने भी बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले की निंदा की। It's high time the entire world open up to this reality, come together, and I wish that the United Nations should come out strongly. पिछले 7 दिनों में बांग्लादेश पे ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 1 जुलाई को ढाका में हुए आतंकी हमले में 20 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। करीब 11 घंटे चले ऑपरेशन के बाद 6 आतंकियों को मार गिराया गया, 1 जिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 13 लोगों को बचाया। मारे गए ज्यादातर लोग इटली और जापान के नागरिक थे। आतंकियों ने 19 साल की भारतीय लड़की तारिशी जैन की भी हत्या कर दी थी।
आतंकी हमलों से बेहाल बांग्लादेश की मदद के लिए भारत एनएसजी की एक टीम बांग्लादेश भेजेगा। ये टीम बांग्लादेशी सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी। 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोजाम्बिक पहुंचे। मपुतो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने दौरे को दोनों देशों के संबंधों में मजबूती के लिए अहम बताया है। President and I have also held detailed discussions on our shared vision for a stronger partnership in years ahead. मोजाम्बिक में पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी आज शाम मोजाम्बिक से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। 8 जुलाई से पीएम मोदी का 2 दिन का दक्षिण अफ्रीका का दौरा शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पीएम डरबन से पीटर मैरिट्सबर्ग के बीच ट्रेन का सफर करेंगे। पीटर मैरिट्सबर्ग वही स्टेशन है जहां 1893 में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। 10 जुलाई को सुबह पीएम तंजानिया पहुंचेंगे। शाम को दौरे के अंतिम पड़ाव में केन्या पहुंचेंगे। 35 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री केन्या के दौरे पर जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने केन्या का दौरा किया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आज देश के कई राज्यों में 300 से ज्यादा योजनाओं की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 47 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। योजनाओं के जरिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की सफाई के लिए अभियान चलेगा। 100 जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और 250 प्रोजेक्ट, आज 100 जगह पर 250 प्रोजेक्ट का प्रारंभ हो रहा है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये 50 प्रकल्प मार्च के पहले शुरू हो जाएंगे और इसी साल में गंगा के सभी प्रकल्पों का काम आपके नेतृत्व में शुरू होगा। ये योजनाएं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में शुरू की गई हैं। नमामि गंगे मिशन के पहले चरण के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। 300 से ज्यादा योजनाओं के तहत 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी को साफ किया जाएगा। योजना के तहत गंगा नदी के सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया जाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी में रोजाना 1500 मिलियन लीटर नाले का पानी गिरता है। उद्योगों का 500 मिलियन कचरा और हजारों टन ठोस कचरा भी गंगा में बहाया जाता है। नमामि गंगे परियोजना का दूसरा चरण अक्टूबर 2018 में शुरू हो जाएगा। गंगा की सफाई के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटों की बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो गई। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश के सतना और सागर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सागर में हालात बेहद खराब हैं। नदियों और नालों का पानी घर में घुस चुका है। सतना में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। सिर्फ बुधवार सुबह से शाम तक 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ये है कि सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। पानी घरों में घुस चुका है और लोगों को बचने के लिए अपनी छतों पर जाना पड़ा। जिले में उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग किया गया है और जिला कमांडेंट और उनकी टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया है और काफी लोगों को रेस्क्यू करके बचाया है। मध्य प्रदेश के अलावा असम में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। असम के 7 जिलों में बाढ़ से करीब 90,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो बुधवार से हो रही भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, तमस समेत कई ऐसी नदियां हैं जिनका जल स्तर भी बढ़ चुका है। सेल्फी का शौक रखने वालों के लिए सावधान करने वाली खबर एक बार फिर से आई है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक झरने के बीच सेल्फी ले रहे 5 लड़के बह गए। तस्वीरें रीवा से 40 किलोमीटर दूर तमस नदी के पूर्वा फॉल की है। 5 लड़के पिकनिक बनाने पहुंचे थे। चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान लहरें तेज हो गईं। 5 इसमें बह गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से एक लड़के की लाश बरामद कर ली गई है। 4 लड़कों की तलाश अभी भी जारी है। इससे पहले भी सेल्फी के दौरान हुए हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। 4 जुलाई को मिर्जापुर में एक युवक सेल्फी लेते वक्त विंडम फॉल में गिरा।
मौत हुई। 29 अप्रैल को कर्नाटक में लाइट हाउस से सेल्फी लेते वक्त एक लड़की की समंदर में गिरने से मौत हुई। 15 अप्रैल को यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के सामने सेल्फी लेते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। 26 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु के तिरुपुर में नदी में सेल्फी लेने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूबे। 26 जनवरी 2015 को मथुरा में चलती ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के दौरान 3 युवकों की मौत हुई। 24 घंटे से हो रही जिले में बारिश के चलते तमस नदी में पानी का बहाव भी बढ़ गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हाथी के एक बच्चे का भावुक कर देने वाला वीडियो आया है। 2 साल का ये बच्चा अपनी मां की मौत के बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। करीब 28 घंटे तक बच्चा मां की लाश के साथ यूं ही चिपका रहा। कभी अपनी सूंड से उसके शरीर को हिलाता तो कभी ऊपर चढ़ जाता। सूचना मिलने पर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों ने बच्चे को मां से अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा मां को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। काफी मशक्कत के बाद वन अधिकारी बच्चे को उसकी मां के शव से दूर कर सके। फिर 25 साल की हथनी को दफनाया जा सका। डॉक्टर्स के मुताबिक हाथियों के साथ हुई लड़ाई में हथनी को अंदरूनी चोट लगी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक हथनी का काफी खून बह चुका था। वो चलते चलते गिर पड़ी। कोयम्बटूर के बोलुवमपट्टी रेंज में बीते 15 दिनों में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। थाने में 9 करोड़ से ज्यादा की लूट के मामले में रकम बरामद करने का सिलसिला लगातार जारी है। थाने से करीब 25 किलोमीटर दूर इगतपुरी इलाके से पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से लूट के 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। गड्ढा खोदकर रकम निकालने और इसकी गिनती करने में करीब 2 घंटे लग गए। इगतपुरी से पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक लूट की रकम को बंटवारे के बाद बोरियों में भरा गया था। इगतपुरी के रहने वाले वैभव ने अपने खेत में लूट की रकम को अपने साथियों के साथ 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर छुपाया था। 27 जून को ठाणे में एटीएम कैश फिलिंग कंपनी चेकमेट के गोदाम से बदमाश 9 करोड़ 16 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात में चेकमेट कंपनी के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। कर्मचारियों ने लूट में शामिल लोगों को कंपनी के अंदर कैश रखने, अलार्म, सीसीटीवी की जानकारी दी थी। अब तक लूट कांड में शामिल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के पास से 6 करोड़ 51 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं।